मेरा दिल आज बहुत उदास हो रहा था। बेशक मैं इस घर की बहू थी, लेकिन बहू भी इंसान होती है। मगर कुछ ससुराल वाले इस बात को नहीं समझते। उनकी अपनी बेटी तो उनके लिए बहुत प्यारी होती है, लेकिन बहू को वे भेड़ बकरी समझ लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अफसोस की बात ये थी कि मुझे अपने पति से शिकायत थी। मेरे पति के होते हुए भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। मेरे देवर की शादी थी और घर के सारे काम मुझे ही करने थे, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू थी। लेकिन मेरी ननद थी, मेरी सास थी और भी कई मेहमान आए हुए थे। इन सभी का फ़र्ज़ बनता था कि वो मेरी मदद कर देते, लेकिन किसी को भी मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा था। सभी मुझे जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जिसकी कोई हद नहीं, और मैं ठंडे पानी से काम कर रही थी, जिससे कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मेरा दिल चाह रहा था कि अब मैं आराम कर लूं, लेकिन मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवर की शादी थी, जिसकी वजह से तैयारियां जोरों पर थीं। दूर दराज से सभी मेहमान हमारे घरों में इकट्ठा हो चुके थे और कुछ ही दिनों बाद हम उसकी बारात लेकर जाने वाले थे। इस वजह से घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे और हर काम मुझे ही करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू थी। सभी लोग मुझे बहुत इज्जत देते थे, लेकिन काम की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। पर मुझे इस बात का दुख था कि ना तो मेरे पति इस बात को समझते थे, ना मेरी ननद और ना ही मेरी सास। एक औरत को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे सम्मान भी मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाते थे, मेरे काम को गलत बताते और मुझे अपमानित करने का कोई भी मौका हाथ से न छोड़ते थे। रात के 2 बज गए थे, तब जाकर मैं किचन के कामों से फुर्सत पाई थी। मैंने चैन की सांस ली, अपनी कमर को सीधा करके अपनी थकान दूर करने की कोशिश की थी। थकान से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मुझे पता था अभी किचन के कामों से फुर्सत मिली है, लेकिन अब मुझे अपने पति को भी खुश करना होगा। ये सोचकर मेरी हालत और भी ख़राब हो गई थी। अपना काम पूरा करने के बाद मैं सीधा अपने कमरे की ओर आई थी। कमरे में कदम रखते ही लाइट चली गई थी। लाइट का जाना था और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मेरा दिल कर रहा था कि सब कुछ तोड़ दूं। मैं आराम करना चाहती थी, लेकिन लाइट का जाना मेरा गुस्सा बढ़ा रहा था। इस वक्त लाइट का जाना किसी को भी गुस्सा दिला सकता था। खैर, मैंने इस लाइट वाली बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा चलो ठंड का मौसम है, लाइट नहीं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेवजह बिजली का बिल ही बढ़ेगा। क्योंकि ठंड का मौसम था, पंखे या एसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंची और दुपट्टा एक तरफ रख दिया। मुझे पता था सुबह उठते ही मुझे मेहमानों के लिए नाश्ता भी तैयार करना है, घर की सफाई करनी है, सभी के कपड़े तैयार करने हैं। सुबह भी मेरे लिए काम की लाइन लगी हुई थी, इसीलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई थी। थकान से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था कि मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैंने रजाई ओढ़ ली और लेटते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति बगल में सो रहे हैं। मैं तुरंत उनके करीब हो गई, उनके हाथ खोलकर उनकी आगोश में समा गई। लगातार बर्तन धोने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी और मैं अपने पति से गर्माहट चाह रही थी। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची, उन्होंने भी खींचकर मुझे अपने बाहों में भर लिया। मुझे चूम कर एहसास दिलाया कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पति की मोहब्बत पर मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। इसका एहसास ही सुखद था कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सच में औरत बहुत मासूम होती है, उसे अगर थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए तो वो खुश हो जाती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनके करीब जाते ही उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा था और मैं उनके साथ लगी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। कुछ तो था जो बहुत अलग लग रहा था। मेरे पति की बाहों में हमेशा मुझे सुकून मिलता था, लेकिन आज कुछ अलग था। मेरे पति शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे, लेकिन आज भी मुझे कुछ कमज़ोर लग रहे थे। मैंने उनके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनिए, ये क्या हो गया है आपको? आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? फिर मैंने बात को मजाक में टालते हुए कहा, लगता है शादी के हंगामों में कुछ ज़्यादा ही थक जाते हैं। खाने पीने का ध्यान रखा करें, यूं ही कमज़ोर होते रहे तो हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। ये कहते हुए मैंने उनके सीने पर अपने होंठ रखे थे, जबकि मेरे पति मेरे सिर को सहलाते हुए बिल्कुल चुप थे। मेरा हाथ उनके शरीर पर घूम रहा था, जबकि वो अब भी बिल्कुल खामोश थे। मुझे पता था कि वो सो नहीं रहे, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहे थे। ये सोचते हुए मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब मेरा दिल घबराहट के मारे तेज़ी से धड़कने लगा था। इस बार मैंने उनके गाल पर हाथ रखा तो मुझे हैरानी का एक तेज़ झटका लगा,
कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, जबकि मेरे पति तो हमेशा दाढ़ी रखते थे। मैं तुरंत उठने लगी तो उन्होंने फिर से मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अब मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, आपने दाढ़ी कब कटवाई? ये आप नहीं हो? मेरी बात सुनो। मैं अब इतना तो समझ चुकी थी कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेरे पति ने मुझे और भी अपने करीब खींच लिया था। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यकीनन कुछ तो गड़बड़ थी। जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती, वे हमेशा मेरी बात सुनते थे और फिर मेरे करीब आते थे। लेकिन आज वो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आज से पहले उनके करीब आकर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। कुछ तो अलग था जो मैं आज महसूस कर रही थी। और अचानक ही मेरे पति ने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा था, जिससे कि मेरी जान हलक में आई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने हमेशा उन्हें इज्जत दी थी, उनकी हर गलती को सहन किया था। लेकिन आज सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो शख्स मेरे करीब आया था वो मेरे पति नहीं थे। उनकी आवाज़ से ही मुझे समझ में आ गया था ये शख्स कौन है। और जैसे ही मैंने उनके चेहरे को छूकर देखा, मेरी चीख निकल पड़ी थी, क्योंकि वो मेरे पति थे ही नहीं, बल्कि वो तो मेरे। धीरे धीरे वो इंसान मेरे पूरे शरीर पर काबिज होता चला गया और उसकी अगली हरकत पर मैं सांस लेना भूल गई थी। उसने एक झटके से मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के अनुसार हुई थी। वे लोग मेरी शादी से बेहद खुश थे। जिस समय मेरी विदाई हो रही थी, मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, मुझे भरोसा है मेरी बेटी कभी अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। और मैंने भी दिल में ठान लिया था कि अपने बाप का ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इस शादी से बेहद खुश थी, क्योंकि मेरे पति व्यक्तित्व के मामले में बहुत आकर्षक थे। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही मैनेज करके रखा था कि कोई भी लड़की उन्हें देखती तो दिल हार बैठती। और मेरा भी यही हाल था। जब मेरी माँ ने मुझे मेरे पति की तस्वीर दिखाई तो मैंने तुरंत ही उनके लिए हामी भर दी थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सब ने ही मेरे ससुराल में मेरा स्वागत बड़े अच्छे अंदाज में किया था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये डर था कि ये लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करेंगे, मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे। इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हमारे लिए बिल्कुल अनजान थे। हम लोग उनसे बिल्कुल जानकार नहीं थे। मेरे पापा ने ये रिश्ता अपने किसी दोस्त के जरिए करवाया था, इसीलिए हम उनके परिवार को नहीं जानते थे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जिस अंदाज में मेरा स्वागत किया गया था, मेरे सारे शक और डर दूर हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सास ने अचानक एक रस्म की बात कर दी। ये रस्म मुझे बहुत अजीब लगी। हमारे परिवार में तो मर्द और औरतों के बीच एक दूरी बनाए रखी जाती थी, सिवाय भाई बहन या पति पत्नी के कोई भी इतने करीब नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब रस्म होनी थी। नंदोई भाभी के कंधों पर हाथ रखेगा और भाभी उसे पैसे देगी। मैं तो हैरान थी। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क उठा था। मैं सोच रही थी, ये लोग क्या चाहते हैं आखिर? एक गैर मर्द को मेरे करीब करना चाहते हैं। मैंने अपनी सास की तरफ देखकर उन्हें तरीके से मना करना चाहा, क्योंकि ये रस्म मेरे लिए काफ़ी अजीब थी। एक गैर मर्द का अपने कंधे पर हाथ रखवाना मेरे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। मुझे पता था मेरा इनकार करना यहाँ सबको नागवार गुजरेगा, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से बात करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे पति ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और इस बात का साफ मतलब था कि चुप रहो। शायद वो मेरी स्थिति समझ गए थे। मैंने गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा तो इशारे से वो मुझे शांत रहने का इशारा कर रहे थे। शायद उनके परिवार में उनके नंदोई की बहुत इज्जत थी, इसीलिए वो मुझे चुप रहने के लिए कह रहे थे। मैं खामोश रही और अचानक ही उनके नंदोई को बाहर से बुलाया गया। मैंने नज़र उठाकर उस शख्स को देखा तो मुझे अजीब सी नफरत महसूस हुई। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हालांकि वो कोई छोटी उम्र के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठ गए। मेरी सांस तक रुक गई थी। सब लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, जबकि ये सब मेरे लिए बहुत ही गलत था। अचानक ही उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और पैसों की मांग करने लगे, जबकि मेरे पति पैसे देने के बजाय उनके साथ बहस करने लगे कि नहीं भाई, हम इतने पैसे नहीं देंगे, इतने देंगे। ये सब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, जबकि वहाँ मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये गलत है। वो मेरे लिए मेरे करीबी रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन आजकल तो ऐसी ही रस्में बनाई जाती हैं। जायज़ और नाजायज़ रिश्ते का ख्याल नहीं करता। आजकल तो देवर को भी गोद में बिठा देते हैं।
मुझे पता था ये रस्म भी अभी होनी है और इसके लिए भी मैं तैयार थी। थोड़ी देर बाद बहस करने के बाद उन्होंने नंदोई को मांगे हुए पैसे दे दिए थे, जबकि मैं हैरान थी कि जब उन्हें ये पैसे देने ही थे तो इतनी बहस का क्या फ़ायदा था। और जब उन्होंने अपने हाथ उठाए तो मुझे साफ लगा कि उनके हाथ मेरे कंधों पर रगड़ते हुए हटे थे। ये काम मुझसे जानबूझकर किया गया लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। कुछ रस्मों के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया था। थोड़ी देर बाद ही मेरे पति भी कमरे में आ गए। मैं उनसे इस बात का जिक्र करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये वक्त उचित नहीं लगा, क्योंकि ये मेरी शादी की पहली रात थी। उन्होंने आते ही मेरी खूब तारीफ़ की। उन्होंने ये बात भी सराही कि आपने वहाँ कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप कुछ कहना चाहती थी। मैं उन्हें अपनी बात समझाती इससे पहले ही उन्होंने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रख दी और धीरे धीरे मेरे वजूद में खोते चले गए। उन्होंने एक एक पल मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए कितने मायने रखती हूँ। वो रात मेरे लिए काफ़ी हसीन साबित हुई थी। अगली सुबह मेरे लिए बहुत उजली थी। दोनों पति पत्नी तैयार होकर हम एक साथ ही कमरे से बाहर आए थे। सामने ही हमारे नंदोई, ननद और बाकी लोग बैठे हुए थे। मैंने सबको गुड मॉर्निंग किया। मेरी सास तुरंत बोली, चलो भाई, अपने नंदोई के आगे सिर झुकाओ, इनसे आशीर्वाद लो, ये तुम्हारे सर पर हाथ रखेंगे। जबकि मैंने एक पल के लिए अपनी सास की तरफ देखा था। ये क्या बोल रही थी? वो मेरे पति से रुतबे में छोटे थे, तो फिर किस बात के लिए वो सिर पर हाथ रखने के लिए कह रही थी? लेकिन जब सास की तरफ से आदेश आया तो मैं मना नहीं कर सकी। मैं तुरंत ही उनके आगे सिर झुका चुकी थी और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। और हटाते समय उन्होंने एकदम से हाथ नहीं हटाया था, बल्कि वे सिर से हाथ ले जाते हुए मेरे कंधे तक हाथ लाए थे और कंधे को पकड़कर दबाते हुए बोले, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। जबकि उनकी इस हरकत ने मेरा खून खौला दिया था, पर मैं चुप रही, क्योंकि पहले ही दिन मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जबकि उनकी इस हरकत पर सबको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन सबने हंसकर ठहाके लगाए थे। मैं तो हैरान थी कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। सच्चाई उनके सामने है, फिर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। मैं बिल्कुल चुप रही और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। नाश्ता करने के बाद मुँह दिखाई की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई थीं, जबकि अब मुझे पार्लर जाना था और घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो मुझे छोड़ने जाता। मेरे पति और उनका भाई खाने पीने और दूसरे इंतजाम देखने गए हुए थे, जबकि घर में सिर्फ मेरे नंदोई थे जो इस वक्त टीवी देख रहे थे। मेरी सास ने बाहर आकर मेरे नंदोई से कहा कि आप नई दुल्हन को पार्लर छोड़ाइए, जबकि मैंने साफ देखा कि ये बात सुनकर मेरे नंदोई की बाँछें खिल गई थीं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था उनके साथ जाने का, पर मजबूरन मुझे उनके साथ जाना पड़ा। वैसे तो घर में कार मौजूद थी जिसमें हम दोनों सफ़र कर सकते थे, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उन्होंने कार को मना करके बाइक को चुना। मैंने तुरंत मना कर दिया कि मैं बाइक पर अपना सामान संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत बात बनाते हुए कहा, भाभी, बाइक पर हम आसानी से पहुंच जाएंगे, वरना कार में तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। जबकि मेरी सास भी उन्हीं का पक्ष लेते हुए बोली, चलो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करो, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका लहजा अचानक ही सख्त हो गया था। मैं इतना तो जानती थी ये लोग अपने बहन के पति की बहुत इज्जत करते हैं, पर क्या ये लोग अंधे थे? क्या इन्हें नज़र नहीं आ रहा था कि इनकी बहन का पति मेरे साथ कैसी अजीब हरकतें कर रहा है? लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे उनके साथ बाइक पर बिठा दिया गया। मैं उनके शरीर से थोड़ी दूर हटकर बैठी थी। मैं उन्हें बिल्कुल भी छूना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद को मजबूती से थामे बैठी रही। लेकिन शायद वो भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। अचानक ही उन्होंने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाया कि मैं अनायास ही उनके शरीर से चिपक गई थी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अस्वीकार्य था। अभी हम कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख एक कैफ़े की तरफ मोड़ लिया। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने बात बनाते हुए कहा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर चाय वाय पी लेते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ। फिर आपको सारा दिन पार्लर में ही तो बैठना होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं भला उनके साथ कैफ़े क्यों जाती? मैंने तुरंत ही कहा, नहीं, मुझे आप पार्लर ही छोड़ दें। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बिना अपने पति की इजाज़त के मैं किसी के साथ भी कैफ़े जाना नहीं चाहती। मेरा लहजा एकदम ही सख्त हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद वो मुझे जोड़ देंगे, पर उनकी खामोशी आने वाले तूफ़ान का संकेत थी जिससे मैं अनजान थी। उन्होंने चुपचाप बाइक पार्लर की ओर मोड़ दी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला था।
मुँह दिखाई का फंक्शन तो ठीक से निपट गया था, लेकिन अगली सुबह जो हंगामा घर में हुआ था उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। मेरी ननद और नंदोई अपना सामान समेट रहे थे। मेरी सास ने अचानक हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट दिया। मैं और मेरे पति जो एक दूसरे से बातों में बिजी थे, हम दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर आए और बाहर जो तमाशा हो रहा था उसे देखकर मेरी जान सूख गई थी। मेरे नंदोई गुस्से से चिल्ला रहे थे, कहने लगे इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जब नई दुल्हन ये हरकत कर सकती है तो कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या हो जाता अगर वो मेरे साथ कैफ़े चली जाती? मेरा कितना मन था चाय पीने का, लेकिन भाई आपकी बहू के तो नखरे ही नहीं मिलते। आज इस घर में हमारी इज्जत नहीं है तो कल क्या होगी? मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और जाकर रह लूँगा, लेकिन अब इस घर में नहीं रहूँगा। उनकी इन हरकतों से मैं पूरी तरह परेशान हो गई थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी ओर देखा और इतनी ज़ोर से दहाड़े कि मेरा दिल थम कर रह गया था। कहने लगे फ़ौरन जाकर जीजू से माफ़ी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कल से उनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रही थी और आज माफ़ी का मतलब था कि उन्हें मेरे साथ फिर से ऐसा करने का मौका देना। इसीलिए मैंने हिम्मत की और अपने पति से कहा, आप खुद बताइए आखिर मैंने गलत क्या किया था? अगर मेरा मन कैफ़े जाने का नहीं था तो मैं क्यों जाती? इसमें मैंने क्या गलत किया? न मैंने उनके साथ बदतमीजी की है, ना मैंने कुछ गलत कहा है। मैंने तो आपकी इज्जत का ही ख्याल रखा था कि बिना आपकी इजाज़त के मैं कहीं जाना नहीं चाहती। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही मेरे पति ने अचानक मेरा बाजू अपने लोहे जैसे हाथों में पकड़ लिया था और मुझे अनायास ही मेरे नंदोई के कदमों में धकेल दिया। मेरी तो जान सूख गई थी। मैंने मुड़कर अपने पति की ओर देखा। वे बोले, तुमने अभी के अभी अगर जीजू से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें इसी पल घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। उस वक्त मेरा दिल बंद होने के करीब था। मुँह दिखाई की अगली सुबह मुझे तलाक की धमकी मिल रही थी और मेरी जान सूखने की कगार पर आ गई थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं कहीं की न रहती। मैं तुरंत ही उनके नंदोई की तरफ बढ़ी और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दें, आगे से गलती नहीं होगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे रोता देख भी अचानक मुझे बाजू से थामते हुए बोले, अरे भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप रोने बैठ जाएं। अरे आप रोएं मत, यहाँ बैठें। जाओ जिया, भाभी के लिए पानी लेकर आओ। वे अपनी पत्नी आवाज़ लगाते हुए बोले, जबकि मेरी ननद मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे अपने पति से ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वे मुझे अपने जीजा के कदमों में फेंक देंगे। इस घटना के बाद मैंने खुद को बहुत ही सतर्क कर लिया था। मेरे ननद और नंदोई हमारे साथ ही ऊपरी हिस्से में रहते थे, लेकिन वे ज़्यादातर नीचे ही रहते थे। ना तो वे कोई काम करते, ना ही उनका किसी चीज़ में दिल लगता था। बस वे मुझे हर वक्त परेशान करते रहते। मेरी एक ही ननद थी जिसके पति को मेरे ससुराल वालों ने घर जमाई बना रखा था। बल्कि वे घर का दामाद नहीं थे, बल्कि इस घर के ऐसे सदस्य थे जिनके बिना इस घर में कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे यहाँ का सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आता था। मेरी सास और मेरे पति तो उन्हें इस तरह पूछते थे जैसे वे उनके घर के दामाद नहीं, बल्कि रिश्ते में उनके चाचा या फिर उनके बाप लगते हों। मुझे उनकी हरकतें बहुत गुस्सा दिलाती थीं, लेकिन सिर्फ अपने घर को बचाने की खातिर मैं कुछ कहती नहीं थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरी सास ने मेरे देवर की शादी का शोर मचा दिया। सबसे ज़्यादा खुशी मैंने अपने नंदोई के चेहरे पर देखी थी और इस खुशी के राज से मैं भली भांति परिचित थी। मैं ये तो समझ गई थी कि मेरे नंदोई अच्छे नज़रिए के मालिक नहीं हैं। मैंने कई बार इसका जिक्र उनकी पत्नी यानी अपनी ननद से करने की कोशिश की थी, लेकिन जब कोई औरत अपने पति पर अंधा विश्वास करने लगती है तो फिर उसके साथ ऐसी ही बेवफाई होती है। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चलना शुरू हो गई थीं। सभी गहमा गहमी में बिजी थे और इस दौरान नंदोई के तो मिजाज ही आसमान पर थे। जो भी नई लड़की आती उसके साथ बैठकर गपशप मारना शुरू कर देते। खासकर वो नई आने वाली दुल्हन की बहन के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे थे। मेरी तो जान छूट गई थी। मैंने तो भगवान का धन्यवाद किया था कि चलो कुछ दिनों का सुकून आएगा और वे नई दुल्हन के साथ व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था इससे पहले ही मेरी ज़िंदगी में क्या प्रकोप आने वाला है। उस रात मैं किचन का काम करके 2 बजे फुर्सत से पाई थी। घर में कोई दूसरी बहू नहीं थी। मैं अकेली जिम्मेदारी संभालने वाली थी, इसलिए सारी जिम्मेदारियां मेरे ही सिर पर थीं। मेरी ननद यहाँ रहती तो थी, लेकिन काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी। वो बस अपनी माँ के साथ चिपकी रहती। जैसे ही मैंने अपने पति के चेहरे पर हाथ लगाकर उनसे बात करना चाहा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पति थे ही नहीं, बल्कि वो मेरे नंदोई ही थे।
वो आदमी सबसे नज़र बचाकर पहले ही मेरे कमरे में आकर लेट गया था। अंधेरा होने के कारण मैं यही समझी कि वो मेरे पति हैं, लेकिन वो इंसान इस हद तक गुजर जाएगा कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उसकी पहुंच से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे होंठों पर अपनी हथेली जमा दी, जिसके कारण मेरी चीख गले में ही कैद हो गई थी। उसने चंद ही पल में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था और फिर वहाँ से भाग गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति कमरे में आए और मुझे इस तरह देखा तो फ़ौरन मेरे पास बैठ गए। मैं घुटनों में मुंह दिए बुरी तरह रो रही थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, आशा, ये सब क्या है और तुम इस तरह क्यों बैठी हो? जबकि मैं अपने पति की आवाज़ सुनकर बेवजह उनके सीने से लग गई थी। मुझे रोता देख वो इतना तो जान गए थे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और फिर मैंने रोते रोते उन पर सारी हकीकत खोल दी कि मेरे साथ अभी अभी थोड़ी देर पहले उनके जीजा जी ने क्या किया है। जबकि मेरे पति मुझे हैरानी से देख रहे थे। वो नाव में सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो जिया से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे धोखा नहीं दे सकते। उनके कहने के अंदाज में संदेह था, जबकि मैं हैरान थी कि मेरे पति को मुझ पर विश्वास नहीं था, जबकि मैं ऐसी हालत में थी कि कोई भी मुझे देखता तो विश्वास कर लेता। मैं तुरंत गुस्से से बोली, तो फिर ठीक है, आप मेरा मेडिकल चेकअप करवाएं। अगर उसमें यह आया कि आपके बहनोई ने मेरी इज्जत को लूटा है तो फिर आप उन्हें सज़ा दिलवाएंगे या फिर मुझे अलग घर लेकर देंगे। मैं इस घर में उनके साथ अब और ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जबकि मेरे पति की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बहनोई इस हद तक गुजर सकते हैं। सुबह उन्होंने मेरी बात मानकर मेरा मेडिकल चेकअप करवाया और उसमें यही आया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका जीजा है। मेरे पति का गुस्सा अचानक बढ़ गया। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और घर आकर इतना शोर मचाया कि सब लोग चौंक गए। थोड़ी देर बाद जब मेरे नंदोई टहलते हुए घर में आए तो अचानक मेरा देवर गुस्से से पागल हो गया। मेरे पति अभी भी अपनी माँ के पास बैठे थे, जबकि मेरे देवर ने मेरे नंदोई को चंद ही पलों में धुन कर रख दिया था। मेरी नंद भी उन्हें खौफनाक नज़रों से देख रही थी। उसने भी एक शब्द नहीं कहा था कि मेरे पति को मत मारो। वैसे तो वो हमेशा अपने पति का ही पक्ष लेती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप खामोश खड़ी थी। मेरे पति उठे और दोनों को अलग किया। इस दौरान मेरी ननद पूरी तरह चुप रही थी। मेरे पति ने अपनी बहन की तरफ देखा और बस एक ही सवाल पूछा, हम लोग या फिर तुम्हारा पति? और मेरी ननद ने इस बार एक मिसाल कायम कर दी। उसने साफ कहा कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी ही भाभी पर नज़र रखी हो। ऐसे व्यक्ति को तो पेड़ के साथ बांध कर मार देना चाहिए। जबकि मेरे पति ने उसी पल अपने जीजा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी ननद तुरंत ही मेरे गले लग गई। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि जो लोग उस इंसान पर जान देते थे उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। लेकिन बाद में मुझे समझ आ गया था कि वो लोग तो खुद उनकी हरकतों से तंग आ चुके थे और इस हरकत ने उन्हें ये फैसला करने के लिए मजबूर कर दिया था। देवर की शादी के बाद मेरी ननद ने अपने पति से तलाक ले लिया, जबकि 5-6 महीने होते ही मेरी सास ने उनके लिए दूसरा लड़का तलाश करना शुरू कर दिया। वो शादी जैसे झमेलों में अब पड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि आगे एक बहुत बड़ी ज़िंदगी है, तुम्हारा भी अधिकार है कि तुम अपने ससुराल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारो, तब कहीं जाकर मेरी ननद इस बात के लिए राजी हुई थी। और इस बार मेरे पति और मेरे देवर ने उसके लिए एक बेहतरीन रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करवाई। उसका पति बहुत ही आत्मसम्मान वाला था। मेरी सास ने हमेशा की तरह उसे भी घर दामाद बनाने की इच्छा जताई, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर ही रहूँगा, घर दामाद की कोई इज्जत नहीं होती। जबकि मेरी ननद बेहद खुश थी। उसने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए दिल से हामी भर ली थी और इसे दिल से स्वीकार कर लिया था। जबकि अब मैं भी शांत हो गई थी। जिस व्यक्ति को देखकर मेरा खून जलता था, मेरी जान सूखती थी, अब वो हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। हाँ, इस बात का दुख जरूर था कि उस इंसान ने मेरी इज्जत ख़राब की थी, लेकिन पति की मोहब्बत और देखभाल की वजह से मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। हर एक बुरे सपने की तरह इस बात को भी भुला दिया था कि मेरे पति ने भी कभी भूलकर इस बात का जिक्र नहीं किया था, और अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।